1681 की बात है कि हिंदुस्तान पर मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी। वो जनूबी हिंदुस्तान में मराठों से जंग में मसरूफ़ थे कि बंगाल में मुग़ल एम्पायर की ईस्ट इंडिया कंपनी से भी कशमकश शुरू हो गई। कंपनी हिंदुस्तान की तिजारत पर मुनापली कायम करना चाहती थी। अंग्रेज़ ताजर मुग़लों के लगाए हुए टैक्सेस देने से भी इनकार कर रहे थे। बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान, जो मुग़ल शहंशाह के मामू भी थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रवैये से सख्त तंग थे। इन्होंने अपने शहंशाह भांजे को लिखा कि अंग्रेज़ घटिया, झगड़ालू और धोखेबाज ताजर हैं। उधर इंग्लिश ट्रेडर्स भी लंदन में कंपनी डायरेक्टर्स को लिख रहे थे कि मुग़ल अफसर हमें तंग कर रहे हैं और ज़बरदस्ती पैसे वसूल करते हैं, यानी सरकारी टैक्सेस से हटकर भी हमसे पैसे लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सरबराह सर जोशिया चाइल्ड ऐसे खतूत देखकर आपे से बाहर हो गया। इसने हिंदुस्तान में अपने अफसरों को लिखा कि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तिजारत ख़त्म कर दी या फिर जो तलवार इंग्लैंड के बादशाह ने हमें दी है उसे इस्तेमाल करें। इस तलवार से हम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी कौम के हुकूक और वक़ार को मनवा लेंगे। ये लिखने के बाद जोशिया चाइल्ड ने हिंदुस्तान पर हमले का हुक्म दे दिया। बरतानवी बादशाह जेम्स II ने भी रॉयल नेवी के जहाज़ कंपनी की मदद के लिए भेज दिए। यूं मुग़लों और ईस्ट इंडिया कंपनी में बाकायदा जंग शुरू हो गई। सर जोशिया चाइल्ड के नाम पर उसे चाइल्ड्स वार भी कहा जाता है। इस जंग का अंजाम किया हवा। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के अखरते कदम किसने मजबूत किए? 1686 में लंदन से 19 बहरी जंगी जहाज़ों का एक बैरा, जिस पर 200 तोपें और 600 फौजी थे, वो लंदन से बंगाल पहुंच गया। ब्रिटिश जहाज़ों ने बंगाल के साहिल के साथ चिटागोंग समेत कई जगहों पर हमले किए। अंग्रेज़ों ने मुग़लों के बहुत से तिजारती जहाज़ भी पकड़ लिए। मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर को जब अंग्रेज़ों के हमले का इल्म हुआ तो इन्होंने भी सख्त जवाबी कार्रवाई का हुक्म दिया। बंगाल में मुग़ल फोर्सेस तेज़ी से हरकत में आ गईं। ब्रिटिश फोर्सेस ने बंगाल में जहाँ भी लड़ने की कोशिश की, मुग़लों के जवाबी हमलों ने उसे पीछे हटा दिया। ब्रिटिश बेड़े को जल्द ही बंगाल के साहिल से दूर धकेल दिया गया। इसके बाद मुग़लों ने अंग्रेज़ों की तमाम फैक्ट्रियां जब्त करना शुरू कर दीं। सूरत, पटना, कासिम बाज़ार, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियां जब्त कर ली गईं। सैकड़ों अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन कैदियों को जंजीरों में जकड़ कर हिंदुस्तान की गलियों में घुमाया गया। फिर इन्हें सूरत और ढाका के कैद खानों में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि उन कैद खानों के बदतरीन हालात थे और यहाँ इन्हें इस तरह रखा गया था जैसे मुजरिमों को रखा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब मुग़ल नेवी के सियाह फार्म कमांडर याकूत खान ने कंपनी की अहम तरीन नेवल बेस बम्बई का मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा तकरीबन 15 माह तक बरकरार रहा। शहर में खुराक की कमी और बीमारियों की वजह से अनगिनत हलाकतें भी हुईं। इस घेरे को तोड़ना अंग्रेज़ों के लिए नामुमकिन हो गया था। मुग़लों और ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग 1686 से 1690 तक जारी रही। इस अरसे में कंपनी के तकरीबन तमाम अड्डे मुग़ल फ़ौजों के कब्ज़े या घेरे में आ गए। मुसलसल शिकस्तों से कंपनी डायरेक्टर्स के होश भी ठिकाने आ रहे थे। चुनांचे कंपनी ने शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के पास अपने दो नुमाइंदे जॉर्ज वेलडन और अब्राम नवार भेजकर माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया। जब ये नुमाइंदे दरबार पहुंचे तो मुग़ल सिपाहियों ने उनके हाथ पीछे बांध दिए, जिसके बाद वो दोनों सर झुकाए शहंशाह के हुजूर पेश हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिफारती नुमाइंदे नहीं भिखारी हैं। शहंशाह के तख्त के सामने पहुंचकर वो फर्श पर लेट गए। शहंशाह ने इन्हें बुरी तरह डांटा और पूछा कि आने का मतलब बताओ। दोनों ने कंपनी के जराइम का इतिराफ़ करते हुए माफ़ी तलब की। इसके जवाब में शहंशाह ने एक बड़ी गलती कर दी। इन्होंने कंपनी को माफ़ी दे दी। उनके हुक्म पर कंपनी ने लगभग 1.5 लाख हिंदुस्तानी रुपये जुर्माना अदा किया। ये वादा भी किया कि वो आइंदा मुग़ल शहंशाह की फरमानबरदारी करेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का अहम अफसर जिसने मुग़लों के खिलाफ जंग की क़यादत की थी वो भी मुल्क छोड़ देगा। कंपनी के उन वादों के बाद शहंशाह के हुक्म पर याकूत खान ने बम्बई का मुहासरा ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश फैक्ट्रियां भी बहाल कर दी गईं और कैदी आज़ाद कर दिए गए। इससे ये हवा कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से अपने अखरते कदम एक बार फिर मजबूती से जमाने का मौका मिल गया। इस जंग के फौरी बाद अगस्त 1690 में कंपनी के एक एजेंट जॉब चरनुक ने बंगाल में कालीकट घाट के करीब कुछ ज़मीन खरीदी। इस ज़मीन पर अंग्रेज़ों ने चंद बरस बाद एक किला तामीर किया। इसे फोर्ट वलीम का नाम दिया गया था। उसी फोर्ट वलीम के गर्द फिर एक बड़ा शहर आबाद हुआ जिसे कालीकट गांव की मुनासिबत से ही कलकाटा या कलकत्ता का नाम मिल गया।
कलकत्ता की 20 के साथ ही हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 ज़बरदस्त नेवल बेसेस हो गईं। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। इन 3 बेसेस से वो हिंदुस्तान में पेशकदमी कर सकते थे। लेकिन एक बार फिर उनके रास्ते में मुग़ल एम्पायर और इसके ताकतवर हुक्मरान खड़े थे। अब इसे अंग्रेज़ों की खुशकिस्मती समझिए या कुछ और, लेकिन बात ये थी कि मुग़ल एम्पायर को भी घुन लग चुका था। शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर 72 ईयर्स के हो चुके थे। जनूबी हिंदुस्तान में मरहटा बगावत के बाइस मुग़ल एम्पायर पर औरंगज़ेब की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी बदतरीन शिकस्त के चंद बरस बाद ही मुग़लों की इस कमज़ोरी का अंदाज़ा हो गया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने एक बार फिर मुग़लों से बदतमीज़ी वाला रवैया अपना लिया। 1707 में शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर वफ़ात पा गए। इसके बाद उनका बेटा बहादुर शाह अव्वल तख्त पर बैठा। लेकिन नए शहंशाह में अपने वालिद जैसा दमख़म नहीं था। इसके दौर बादशाहत में बगावतों और कियाउज़ ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। इस कियाउज़ का कंपनी ने भरपूर फ़ायदा उठाया। औरंगज़ेब की वफ़ात के 3 बरस बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में पहली बार खलकर ताकत का मुज़ाहिरा किया। इसका मौका इन्हें यूँ मिला कि मद्रास के करीब एक मुग़ल किलादार की फ़ौज से कंपनी की कुछ झड़पें हुईं। किलादार ने एक ब्रिटिश किले का कुछ अरसे के लिए मुहासरा भी किया। 2 अंग्रेज़ों को भी गिरफ्तार करके चंद दिन कैद रखा। इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने मद्रास के करीब हिंदुस्तानी आबादियों पर चढ़ाई कर दी। 52 कस्बों और देहात में लौटमार मचाई, फसलों को तबाह कर दिया और ख़वातीन और बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया। इस हमले से इलाक़े में अंग्रेज़ों की धाक बैठ गई और मकामी हुक्मरान उनसे दबने लगे। लंदन में कंपनी डायरेक्टर्स को इस कार्रवाई का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए। इन्होंने हिंदुस्तान में अपने अफसरों को लिखा कि इस वाक़ये से हिंदुस्तानियों को इल्म हो जाएगा कि अंग्रेज़ उनके ताकतवर हुक्मरानों से भी जंग कर सकते हैं, यानी आइंदा कोई अंग्रेज़ों के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं करेगा। जब मद्रास में ये सब हो रहा था तो उधर बंगाल के नए गवर्नर मुर्शिद कुली खान को भी अंग्रेज़ों से शिकायत थी। इसने दिल्ली दरबार में लिख भेजा कि जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क में आए थे तो इन्होंने बड़ी आजिज़ी से एक फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन खरीदने की दरख्वास्त की थी, लेकिन अब इन्होंने उसे एक किले में तब्दील कर लिया है, इसके गर्द खंदक खोद ली है और दीवारों पर बहुत सी तोपें नस्ब कर दी हैं। इन्होंने बहुत से ताजिरों को प्रोटेक्शन देने का लालच देकर अपने किले में बसा लिया है। अब वो इस किले से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये लोग बादशाह की रियाया को लौट रहे हैं और बहुत से मर्दों ख्वातीन को ग़ुलाम बना रहे हैं। मुर्शिद कुली खान गालिबन कलकत्ता की बात कर रहे थे क्योंकि बंगाल में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा किला यही था। लेकिन मुर्शिद कुली खान के इस ख़त पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि 1707 के बाद से मुग़ल एम्पायर ख़ुद भी तेज़ी से बिखरने लगी थी। हैदराबाद, दक्कन और अवध की रियासतें मुग़ल एम्पायर से अलग हो गई थीं। मराठों ने दिल्ली की तरफ हमले शुरू कर दिए थे। पंजाब में सिख मुस्लिमों ने भी नीम खुदमुख्तारी हासिल कर ली थी। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से बैरूनी हमला आवर भी मुग़ल एम्पायर पर चल दौड़े थे। पहले ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ने 1739 में करनाल के मकाम पर मुग़लों की शिकस्त दी। इन्होंने मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कैदी बना लिया। इसके बाद नादिर शाह की फ़ौज ने दिल्ली में कम अज़ कम 20,000 आम शहरियों का कत्ल-ए-आम किया। ईरानी हुक्मरान ने मुग़लों का मशहूर ज़माना तख्त-ए-ताउस और कोह-ए-नूर हेरा भी कब्ज़े में ले लिया। इस लौटमार के कुछ अरसे बाद नादिर शाह दिल्ली से वापस लौट गए तो अफ़ग़ानिस्तान में एक नई ताकत मुग़लों के लिए ख़तरा बन गई। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने अफ़ग़ानिस्तान को मुग़लों और ईरानियों के असर से निकालकर आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया, लेकिन साथ ही मालवा व दौलत के लिए पंजाब पर हमले और लौटमार भी शुरू कर दी। 1750s में दिल्ली भी उनके हमलों की जद में आ गया। बाई द वे साथियों, ये कहानी आप अहमद शाह अब्दाली की बायोग्राफ़ी और हमारी हिस्ट्री ऑफ अफ़ग़ानिस्तान सीरीज़ में तफसील से देख चुके हैं। आई बटन पर उसके लिंक भी मौजूद हैं। शहंशाह औरंगज़ेब के बाद हिंदुस्तान पर कंट्रोल के लिए 2 बड़ी यूरोपीय ताकतें लड़ रही थीं। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में थी, और दूसरी ताकत थी फ्रांस, जिसके पास हिंदुस्तान में 2 बड़ी बेसेस थीं। एक मद्रास के जनूब में पांडेचेरी का किला और दूसरी 20 कलकत्ता के शुमाल में दरियाए हगली के किनारे चंदन नगर का किला। फ्रांस और अंग्रेज़ों ने अपने मुल्कों से जदीद हथियार, बंदूकें और तोपें अपने इन्हें किलों में मुंतकिल करना शुरू कर दी। ख़ासतौर पर पांडेचेरी और मद्रास दोनों फ़ौजों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन गए। दोनों हिंदुस्तान पर कब्ज़े की जंग के लिए हिंदुस्तान ही से भर्तियां भी कर रहे थे।
سب سے پہلے تمل، تیلگو اور ملیالم بولنے والے لوگ انگریزی اور فرنچ فورسز میں بھرتی ہوئے۔ یہ پیدل فوجی تھے جنہیں فائرنگ کرنے اور بندوقوں پر سنگینی لگا کر دشمن پر چارج کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ان ہندوستانی فوجیوں کے لیے مقامی زبانوں میں بولے جانے والے لفظ سپاہی کو ہی انگلش میں سپاہی کر دیا گیا۔ طاقتور فوج بنانے کی اس ریس کے شروع میں فرانسیسیوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 18ویں صدی کے شروع میں فرانس ایک طاقتور ملک تھا۔ اس کی اکانومی برطانیہ سے دوگنی ڈبل تھی۔ آبادی 3 گنا زیادہ تھی جبکہ یورپ میں سب سے بڑی آرمی بھی اس کے پاس تھی۔ صرف نیوی میں برطانیہ کو برتری حاصل تھی۔ ہندوستان میں بھی فرانس نے اپنی معیشت کے بل بوتے پر انگریزوں سے زیادہ طاقتور فوج تیار کی تھی۔ اس فوج کی قیادت جوزف ڈپلیکس کر رہا تھا جو ہندوستان میں فرانسیسی کنٹرول والے علاقوں کا گورنر جنرل تھا۔ 1746 میں اس نے برطانوی قلعے مدراس پر اچانک حملہ کیا۔ اس وقت مدراس کی حفاظت کے لیے صرف 300 برطانوی سپاہی موجود تھے جبکہ فرانسیسی فورسز کی تعداد 4000 تھی۔ فرنچ فورسز نے کسی نقصان کے بغیر انگریزوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا اور مدراس پر فرانسیسی پرچم لہرا دیا۔ اس کامیابی کے بعد فرانسیسی گورنر نے ہندوستانیوں سے بھی جنگ شروع کر دی۔ جنوبی ہندوستان کی ریاست آرکوٹ کا نواب انورالدین مغل دربار کا وفادار تھا اور اس نے ڈپلیکس سے کہا کہ وہ مدراس کا قلعہ مغلوں کے حوالے کرے، جس پر ڈپلیکس نے انکار کر دیا۔ انورالدین نے اس کے خلاف 10,000 فوج بھیجی، لیکن فرانسیسی فوج نے صرف 700 فوجیوں کی مدد سے ان پر حملہ کیا اور مغل فوج کو شکست دی۔ اس جنگ میں صرف 2 فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ مغلوں کا نقصان 300 سے زائد ہلاکتوں اور زخمیوں کا تھا۔ اس جنگ کے بعد فرنچ فورسز کا ہندوستان میں رعب بڑھا اور مقامی حکمرانوں نے انہیں اپنی فوجی مدد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حیدر آباد دکن نے بھی فرانس سے فوجی مدد حاصل کی۔ اس مدد کے بدلے میں گورنر ڈپلیکس کو بڑی رقم دی گئی اور وہ دکنی فوج کے 7000 گھڑ سواروں کا کمانڈر بنا۔ لیکن انگریز بھی غافل نہیں تھے اور انہوں نے اپنی فورسز کو بہتر بنانا شروع کیا۔ چند برسوں بعد انگریزوں نے مدراس کا قلعہ فرانس سے واپس لے لیا اور فرانسیسیوں کے مقابلے میں مقامی حکمرانوں کو اپنی فوجی خدمات پیش کیں۔ انگریزوں کی ضرورت ایک ایسے کمانڈر کی تھی جو فرانسیسیوں کو شکست دے سکے، اور انہیں یہ کمانڈر جلد ہی مل گیا جس کا نام رابرٹ کلائیو تھا۔ رابرٹ کلائیو ایک آوارہ گرد اور جھگڑالو نوجوان تھا جسے اس کے والدین نے اس کے خراب رویے سے بچانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک کی جاب دلوا کر ہندوستان بھیج دیا تھا۔ 1746 میں جب فرانسیسیوں نے مدراس پر قبضہ کیا تو کلائیو بھی اسی شہر میں تھا۔ فرنچ فورسز نے اسے قید کر لیا اور اس پر تشدد کیا تاکہ وہ فرانسیسیوں سے لڑنے کا وعدہ کرے، لیکن کلائیو نے انکار کر دیا اور ایک دن قید سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد کلائیو نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر سٹرنگر لارنس سے فوجی تربیت لی اور 1751 میں اس نے فرانسیسیوں کے خلاف پہلی کامیابی حاصل کی۔ 1752 میں کلائیو نے ٹریچناپلے میں فرانسیسی کمانڈر جاکس لا کو شکست دی اور 785 فرنچ فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد کلائیو کی کامیاب مہمات نے انگریزوں کے قدم ہندوستان میں مضبوط کر دیے۔ لیکن 1755 میں فرانس نے ہندوستان پر ایک اور حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے رابرٹ کلائیو کو دوبارہ ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کلائیو نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کلائیو نے نواب سراج الدولہ کی 60 سے 70 ہزار فوج کو شکست دی اور بنگال میں انگریزوں کا اقتدار مستحکم کر لیا۔ اس کے بعد کلائیو کو بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے بڑی دولت کمائی، لیکن بنگالی عوام کے دلوں میں انگریزوں کے لیے نفرت بڑھ گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے قانونی جواز کی تلاش شروع کی، جو انہیں بکسر کی جنگ میں مل گیا۔ کیوں